नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूँ आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड इतिहास की क्लासेज जो चल रही थी तो उसमें हम जो है जिला दर्शन की सीरीज़ पढ़ रहे थे। और जिला दर्शन में हमारा अभी जो हम अध्ययन करेंगे चमोली जनपद के इतिहास के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, क्या यहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति है, तो उस बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं चमोली जनपद के इतिहास से और संपूर्ण चमोली जनपद के बारे में आपको जो है गहराई से इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। तो देखते हैं चमोली का इतिहास। तो ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के माणा गांव, जो कि इसे पूर्व में प्राणा के नाम से भी जाना जाता था, तो इस गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। वह यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। और ये जो चमोली का जो ये माणा गांव था, ये भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव के नाम से जाना जाता था और अब इसे जो है भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव के नाम से भी जाना जाता है। चमोली के माणा गांव में व्यास गुफा स्थित है। मान्यता है कि इसी व्यास गुफा में वेद व्यास ने ये महाभारत कथा की रचना की थी। जो वेद व्यास जी थे महाभारत के रचनाकार, तो मान्यता है कि जो व्यास गुफा है, इसी व्यास गुफा में जो है इन्होंने माणा गांव में ही महाभारत की रचना की थी। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चमोली का प्राचीन नाम क्या था। तो चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा। चमोली में जोशीमठ नामक स्थान कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल ने चमोली के चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की नींव रखी। ये सभी लोगों को पता होगा कि पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल को कहा जाता है और कनकपाल धार नगरी गुजरात से आया था और चांदपुर गढ़ के जो उस टाइम शासक थे भानु प्रताप, उनकी पुत्री से विवाह कर चांदपुर गढ़ का एक परगना जो है कनकपाल को दहेज स्वरूप इस भानु प्रताप ने दे दिया था। और जिस के आधार पर यहाँ पर जो है परमार वंश की, जिसे कि बाद में पंवार वंश के नाम से जाना गया, इस पंवार वंश की नींव पड़ी। ठीक है। स्थापना की अगर बात की जाए कि चमोली जनपद की स्थापना कब हुई, तो 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना हुई। और चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है? तो चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर में। ठीक है। अब देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है चमोली जनपद की। इसके पड़ोसी जिले कौन हैं, पड़ोसी राज्य कौन है और पड़ोसी देश कौन है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरब की अगर बात की जाए तो पूर्व में पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद से जो है ये सीमा बनाता है और पश्चिम में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग से जो है चमोली जनपद सीमा बनाता है और उत्तर में चीन से जो है सीमा बनाता है और दक्षिण में अल्मोड़ा और पौड़ी से सीमा बनाता है। कुल मिलाकर जो है 6 जनपदों से सीमा बनाता है और एक चीन देश से भी सीमा बनाते हैं। 6 जनपद कौन कौन से हो गए? तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और पौड़ी, इन 6 जनपदों से जो है चमोली जनपद सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8030 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है चमोली जनपद का। अब देखते हैं कि चमोली जनपद में पर्यटक स्थल क्या क्या हैं या फिर पर्यटकों की दृष्टि से क्या यहाँ पर मुख्य हैं। तो देखते हैं, एक तो है गोपेश्वर। गोपेश्वर 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो गोपेश्वर। और इसको मुख्यालय कब बनाया गया? 1970 में। गोपेश्वर में प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार गोपेश्वर का नाम श्री कृष्ण के नाम पर पड़ा। ठीक है। गोपेश्वर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो श्री कृष्ण के नाम पर जो है गोपेश्वर का नाम पड़ा। ठीक है। गोपेश्वर में वैतरणी कुंड या इसे रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो गोपेश्वर में वैतरणी कुंड या रति कुंड भी स्थित है। और इसी गोपेश्वर से कुछ दूर पर एक गांव स्थित है जिसे क्या कहा जाता है? सगर गांव। ठीक है। तो सगर गांव कहाँ है? गोपेश्वर से कुछ दूर स्थित एक गांव जिसका नाम है सगर गांव। दूसरा पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जोशीमठ, जहाँ पर कि
भगवान बद्रीनाथ की जो है शीतकालीन आवास भी यहाँ पर होता है नरसिंह मंदिर में। ठीक है, तो देखते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी, ये भी एक प्रमुख बिंदु है। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर मठ की स्थापना की और इसका नाम क्या रखा गया था? श्रीमठ। लेकिन यहाँ पर उन्हें आत्मज्योति की प्राप्ति हुई, इसलिए इस मठ का नाम ज्योतिर्मठ, इस मठ का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। यहाँ पर जो है आदिगुरु शंकराचार्य ने एक मठ की स्थापना की थी और जिस मठ का नाम क्या रखा गया था? श्रीमठ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आदिगुरु शंकराचार्य को आत्मज्योति की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद जो है श्रीमठ न रख के इसका नाम क्या रख दिया? फिर ज्योतिर्मठ नाम इसका रख दिया। आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य, जो आचार्य शंकराचार्य जी के शिष्य थे त्रोटकाचार्य, उनको ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया। जो ज्योतिर्मठ है, जो कि पहले क्या कहा जाता था? श्रीमठ कहा जाता था। तो इसका जो पहला जो शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया आदिगुरु शंकराचार्य ने, तो वो किसे किया? जो उनका अपना शिष्य था त्रोटकाचार्य। यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णगिरि देवी पीठ व नरसिंह मंदिर की स्थापना की। नरसिंह मंदिर जहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शीतकालीन में रहती है और यहीं पर जो है जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ के, तो शीतकालीन आवास यही है बद्रीनाथ का नरसिंह मंदिर। ठीक है, और इस नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने। ठीक है, एक और मंदिर की भी निर्माण करवाया था आदिगुरु शंकराचार्य ने, जिसका नाम है पूर्णगिरि देवी पीठ। ठीक है, इस नरसिंह मंदिर में तिमुंडा मेले का आयोजन होता है। तिमुंडा मेला भी एक यहाँ पर लगता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो इस तिमुंडा वीर का जो पसवा होता है, यानी कि जिस पे नरसिंह देवता अवतरित होते हैं, वो आदमी क्या करता है कि बकरी का कच्चा मांस और 3 घड़े पानी, कच्चे चावल पूरा अकेला आदमी खा जाता है, जिस पे ये अवतरित होता है। इस मेले की ये प्रमुख विशेषता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, और ये तिमुंडा मेला भी बताया था, ये नरसिंह मंदिर में ही लगता है। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जब मेले आएंगे उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तीसरा पर्यटक स्थल आता है गैरसैंण। तो गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। क्या है? गैरसैंण गढ़वाल एवं कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सर्वप्रथम गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी का प्रस्ताव रखा। ठीक है, गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जो है वहाँ पर 15 अगस्त 2020 को तिरंगा फहराया था, जिसकी भी आगे चर्चा होगी। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। कब? 1992 में। ठीक है, और 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा किसने फहराया था? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था सर्वप्रथम। ठीक है, चौथा प्रमुख पर्यटक स्थल आता है ग्वालदम। ग्वालदम चाय व सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और 1970 में ग्वालदम में SSEB प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई। ठीक है, कब? 1970 में। तीसरा पर्यटक स्थल आता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, जो हमारे पंच प्रयाग है उसमें से कर्णप्रयाग एक प्रयाग है और इस प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, कर्णप्रयाग कर्ण की तपस्थली है, वो यहाँ पर कर्ण मंदिर भी स्थित है। ठीक है, और कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। कर्णप्रयाग में एक प्राचीन मंदिर है, कौन सा? उमा देवी का। ठीक है, अब एक और पर्यटक स्थल है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माणा गांव। ठीक है,
माणा गांव भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव है। ठीक है, पहले ये क्या था कि माणा गांव को भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव। ठीक है, माणा गांव भारत का प्रथम सीमावर्ती गांव है जो बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और माणा गांव में केशव प्रयाग में सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का भी संगम होता है। कहाँ, माणा गांव में, और कहाँ पर, केशव प्रयाग में सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, तो केशव प्रयाग में, माणा गांव में। ठीक है, माणा गांव में सरस्वती नदी पर 2 विशाल शिलाओं से निर्मित भीम पुल भी है। ठीक है, जो कि पत्थरों से बना हुआ एक पुल है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भीमशिला किस नदी पर स्थित है, तो ये सरस्वती नदी पर, और माणा गांव में ही ये स्थित है भीम पुल। ठीक है, माणा गांव में व्यास गुफा व मुचकुंद गुफा स्थित है। व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा भी कहाँ स्थित है, तो माणा गांव में। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के माणा या प्राणा गांव, ठीक है, पूर्व इसमें इसको प्राणा गांव के नाम से जाना जाता था। जब जल प्रलय हो गया था तो इसके बाद जो है चमोली के माणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और यहीं से पुनः जो है सृष्टि का आरंभ हुआ था, ऐसी मान्यता है। 7वां हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल है ओली। और चमोली जिले में स्थित ओली जो है स्कीइंग तथा अन्य जो साहसिक खेल हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और ओली में रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था, जुलाई 1983 में, और इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। ओली के पास गुरसो बुग्याल भी स्थित है। तो गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है, ओली के पास, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ओली में स्कीइंग खेल महोत्सव की शुरुआत 1987 में, ठीक है, 1983 में रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ हुआ। और ओली में स्कीइंग खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई, 1987 में। अब एक और प्रमुख पर्यटक स्थल आता है गोचर। और गोचर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और गोचर मेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और व्यावसायिक मेला है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत, गोचर मेला जो है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 1943 में गोचर मेले की शुरुआत हुई। और उस टाइम जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम था बर्नेडी। तो इस मेले की शुरुआत 1993 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। इस मेले का आयोजन 14 से 20 नवंबर को होता है। तो आयोजन कब होता है गोचर मेले का, 14 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक इस गोचर मेले का आयोजन किया जाता है। अब प्रमुख मंदिर की बात करते हैं कि चमोली में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। एक तो यहाँ पर है पंचबद्री मंदिर। तो देखते हैं कौन कौन से पंचबद्री हैं। सबसे पहला है बद्रीनाथ, जिसको कि विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ठीक है, और भारत के 4 धामों में से भी एक है हमारा बद्रीनाथ, उत्तराखंड का भी है और भारत का भी। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाल बद्री कहा गया है, इसीलिए बद्रीनाथ या विशाल बद्री, ठीक है, कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ये बहुत पहले एक क्वेश्चन भी आया था ग्रुप सी में कि बद्रीनाथ मंदिर किन किन पर्वतों के मध्य में स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकालकर यहाँ पर स्थापित कर मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, आदिगुरु शंकराचार्य ने। और जो बद्रीनाथ की मंदिर की जो प्रमुख प्रतिमा है उसको कहाँ से निकाला था, नारद कुंड से, और यहाँ पर स्थापित कर दिया था किसने, आदिगुरु शंकराचार्य ने।
और बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पंवार वंश के राजा अजयपाल ने कराया और बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं। इस मंदिर के जो है प्रमुख 3 भाग हैं। एक तो है गर्भगृह, दूसरा है मंडप और तीसरा है सिंहद्वार। तो जो गर्भगृह है, यहाँ पर भगवान विष्णु की शालिग्राम से जो निर्मित मूर्ति है वो रहती है गर्भगृह में। ठीक है, और बाकी है मंडप और तीसरा जो भाग है मंदिर का वो है सिंहद्वार। बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं उनको क्या कहा जाता है? रावल। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। और ये जो मंदिर है, जो बद्रीनाथ मंदिर है, तो ये किस शैली में निर्मित है? तो ये शंकुधारी शैली में निर्मित है। जैसे अलग अलग शैली हैं, कत्यूर शैली है, तो इस प्रकार से जो है जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो शंकुधारी शैली में बद्रीनाथ मंदिर निर्मित है। शीतकालीन में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। बद्रीनाथ मंदिर के निकट कुछ प्रमुख स्थल भी हैं, जैसे पंचशिला, पंचकुंड। तो कौन कौन से हैं? जैसे पंचशिलाएँ, जिसमें आती है गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडेय शिला और ब्रह्म कपाल शिला। ठीक है, यह है पंचशिला। और पंचकुंड कौन कौन से? बद्रीनाथ मंदिर के निकट नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। नारद कुंड वही है जहाँ से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को निकाला था। ठीक है, यहाँ पर पंच धाराएँ हैं, उवर्षी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्म धारा और प्रहलाद धारा। ये धारा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो ये धारा हो रखा है, ये धारा है प्रहलाद धारा। प्रमुख गुफाएं हैं स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। ठीक है, ये जो बद्रीनाथ मंदिर के ही निकट है। वैसे तो व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, कई गुफाएं यहाँ पर, उनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बद्रीनाथ मंदिर के निकट हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, पहला बद्री हम बात कर रहे थे प्रमुख मंदिर की, तो पहला हो गया विशाल बद्री, यह बद्रीनाथ। अब आता है दूसरा आदि बद्री। यह मंदिर कर्णप्रयाग के निकट स्थित है और यहाँ पर 16 छोटे मंदिरों का समूह था। नोटा कौथिक यहीं पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तीसरा है भविष्य बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर तपोवन के आगे सुभई गांव में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर पूरी मूर्ति नजर नहीं आती है, भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। कहाँ? भविष्य बद्री में, जो कि जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है तपोवन के आगे, सुभई गांव, वहाँ पर स्थित है। चौथा बद्री आता है हमारा वृद्ध बद्री, और यह मंदिर जोशीमठ से जो है 7 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर जो है वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। ठीक है, वृद्ध अवस्था रूप में जो है यहाँ पर नारद मुनि को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे, इसीलिए इस मंदिर को वृद्ध बद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा जो हमारा बद्री है वो कौन सा है? योगध्यान बद्री। और यह मंदिर जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पंडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पर पांडवों के पिता महाराज पांडु ने तपस्या की थी। कहाँ पर? योगध्यान बद्री में। अब देखते हैं कि चमोली जनपद में प्रमुख मंदिर में हमने पंचबद्री देख लिया। दूसरा है यहाँ पर पंच केदार। पंच केदार कौन कौन से हमारे? एक तो है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ और कल्पेश्वरनाथ, जिसमें कि 2 केदार, पंच केदारों में से 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। तो आओ देखते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। रुद्रप्रयाग चमोली जिले में स्थित यह मंदिर पंच केदारों में से कौन सा केदार है? चौथा केदार है। और रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा होती है। ठीक है, शीतकालीन में रुद्रनाथ मंदिर का पूजा स्थल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। ठीक है, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है जो शीतकालीन जो यहाँ पर जो है पूजा स्थल है। किसका? रुद्रनाथ का, जो कि पंच केदारों में से चौथा केदार है। और अंतिम केदार है हमारा कल्पेश्वर, तो उसको भी देखते हैं।
चमोली की उर्गम घाटी में स्थित यह मंदिर पंच केदारों में से अंतिम केदार है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। ठीक है, कहीं पे धड़ की पूजा होती है, कहीं पे रौद्रमुख की पूजा होती है, कहीं पे जटाओं की पूजा होती है। तो जो जहाँ पर जटाओं की पूजा होती है वह कहलाता है कल्पेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के कपाट जो है वर्ष भर खुले रहते हैं। इनका कोई शीतकालीन ग्रीष्मकालीन आवास नहीं है, अपितु इनके कपाट जो है पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। अब कुछ अन्य मंदिर भी हैं यहाँ पर। एक है अनुसुया देवी मंदिर, जो कि गोपेश्वर से 13 किलोमीटर दूर मंडल से कुछ दूरी पर स्थित है। अनुसुया देवी मंदिर के निकट अत्रि मुनि का आश्रम भी है और इस मंदिर में प्रतिवर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया जाता है। अन्य मंदिर गोपीनाथ मंदिर है, वो भी गोपेश्वर में, पूर्णागिरी देवी मंदिर जोशीमठ में, नरसिंह मंदिर, कर्ण मंदिर, उमा देवी मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है कर्णप्रयाग में, लवकुश मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर, लाटू देवता मंदिर। जो लाटू देवता मंदिर है वो देवाल ब्लॉक के वाण नामक स्थान पर स्थित है। और लाटू देवता की पूजा पुजारियों द्वारा क्या की जाती है कि जब लाटू देवता की पूजा की जाती है तो उस समय पुजारियों की आँख में जो है पट्टी बांधकर इस लाटू देवता की पूजा की जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखते हैं चमोली ज़िले में प्रसिद्ध मेले, क्योंकि मेले से जो है यहाँ पर हमारी संस्कृति की एक पहचान होती है मेला, और मेले का मतलब भी होता है मिलन। तो किस प्रकार से ये मेले लगाए जाते हैं और कब से कब तक लगाए जाते हैं, तो थोड़ी इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं कि चमोली ज़िले में कौन कौन से प्रसिद्ध मेला है। सबसे प्रसिद्ध मेला है गोचर मेला, जो कि ऐतिहासिक और व्यावसायिक मेला है। यह मेला चमोली जनपद के गोचर में लगता है और यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है। इस मेले की शुरुआत 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बरनेडी ने की थी और इस मेले का आयोजन 14 से 20 नवंबर को होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। दूसरा मेला है हरियाली पुड़ा मेला। यह मेला चमोली जनपद के नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन लगता है और यह मेला मुख्य रूप से ध्यानियाँ का मतलब क्या होती है कि जो विवाहित महिलाएं हैं और कहीं अन्य दूर ससुराल हैं तो उनको ध्यानी माना जाता है। और चमोली के जो यहाँ पर जो लोग हैं वो विशेषकर किसको, नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं। तो ये जो है नंदा देवी से संबंधित भी ये मेला है। तो देखते हैं, यह मेला मुख्य रूप से ध्यानियों का उत्सव होता है, क्योंकि इस गांव के लोग जो है नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं। ठीक है, किस गांव के लोग, नोटी गांव के लोग। ठीक है, नोटी गांव में लगता है और चैत्र मास के पहले दिन में ये मेला लगता है। तो नंदा देवी को भी समर्पित यह मेला है। तीसरा है तिमुंडा मेला। तिमुंडा मेला क्या है कि यह मेला प्रतिवर्ष चमोली जनपद के जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व आयोजित किया जाता है। कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले रहते हैं तो उससे पूर्व ये जो है मेला आयोजित किया जाता है। और कहाँ किया जाता है कि जोशीमठ के जो नरसिंह मंदिर है, जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान का शीतकालीन आवास है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ के कपाट खुलने से कुछ पहले एक मेला लगता है जिसे क्या कहा जाता है, तिमुंडा मेला। इस मेले की अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो इस मेले की प्रसिद्धि यह है कि जो तिमुंडा वीर का पसवा, मतलब जो नरसिंह देवता का जो पसवा का मतलब जिस पे देवता अवतरित होते हैं, वो बकरी का कच्चा मांस, कच्चा चावल और गुड़, वो 3 घड़े पानी पी जाता है। तो ये इस मेले की एक प्रसिद्धि है। ठीक है, चौथा है नोटा कौथिग। नोटा कौथिग क्या है कि यह कौथिग चमोली जनपद के नोठा में आदि बद्री मंदिर में वैशाख व ज्येष्ठ में लगता है। नोटा कौथिग ये जो कि एक प्रकार का मेला होता है। एक है अठवाड़ का मेला, दूसरा है कुलसारी का मेला जो कि थराली ब्लॉक के कुलसारी में आयोजित होता है। उमाकर्ण महोत्सव मेला और रम्माण महोत्सव। ठीक है, रम्माण महोत्सव जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर इसे भी घोषित किया है, तो इसके बारे में थोड़ी अध्ययन करते हैं। रम्माण महोत्सव चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 11 से 13 दिन तक आयोजित किया जाता है। रम्माण महोत्सव में मुखौटा नृत्य किया जाता है और रम्माण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को। वो आगे हम अभी पढ़ेंगे। रम्माण महोत्सव में किए जाने वाले प्रमुख नृत्य, ठीक है, मालमल नृत्य, म्योर मुरेण नृत्य, कुरु जोगी नृत्य और बणियाण नृत्य। ये एक प्रकार के नृत्य हैं और ये भी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि म्योर म्यूरेन क्या है, तो एक प्रकार का नृत्य है। माल मल्ल क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। बण्या बण्याण ये क्या है, नृत्य है, ठीक है, जो कि रामायण महोत्सव में किए जाते हैं। अब रामायण महोत्सव से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रामायण उत्सव का आयोजन किया। रामायण उत्सव का आयोजन कब किया गया? वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जो है दिल्ली में रामायण उत्सव का आयोजन किया था। तब मनाया तो जाता है चमोली में, लेकिन दिल्ली में भी इसका जो है उत्सव आयोजन किया। और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया। और 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रामायण की झांकी प्रदर्शित की गई। तो रामायण को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। अब देखें चमोली जनपद की प्रमुख यात्राओं के बारे में देखते हैं। तो एक तो है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है, ठीक है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। और नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली की कासवा गांव के पास स्थित नोटी से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? होमकुंड तक पहुँचती है। और होमकुंड के बाद एक यहाँ पर जो है चौसिंग्या खाडू होता है, जो कि बकरी होती है 4 सींग वाली, वो यहाँ से अकेले चली जाती है। और ये जो इन यात्रा में शामिल लोग होते हैं वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये जो यात्रा है ये कितनी है? 280 किलोमीटर की है, जो कि 19-20 दिन में पूरी की जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा में 4 सींग वाला खाडू, चौसिंग्या खाडू यात्रा में शामिल किया जाता है, ठीक है। और नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी से प्रारंभ होती है, वह अंतिम पड़ाव होमकुंड में समाप्त होती है। यहाँ से चौसिंग्या खाडू अकेले हिमालय की ओर निकल जाता है, वो अन्य लोग दूसरे रास्ते से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये जो बकरी होती है इसकी कोई बलि नहीं दी जाती है, बल्कि इसे छोड़ दिया जाता है और ये अकेले जो है वहाँ से हिमालय की ओर चले जाता है, ठीक है। होमकुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, जहाँ पर ये यात्रा पूर्ण होती है होमकुंड तक। ये जो होमकुंड है ये त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। और नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व जो है कासवा गांव के राजकुंवर करते हैं। और कासवा गांव के जो राजकुंवर वो क्या करते हैं कि गढ़वाल नरेश जो अजयपाल हैं वो अपने को उसके छोटे भाई के वंशज मानते हैं, अजयपाल के छोटे भाई के वंशज मानते हैं, ठीक है। कासवा गांव के राजकुमार जो कि नंदा राजजात यात्रा का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। अब देखते हैं कि चमोली जनपद में कौन से प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ का नदी तंत्र क्या क्या है, प्रमुख झील कौन सी है, ताल कौन सी है, यहाँ पर कौन सी परियोजना है, कितनी मेगावाट की है, तो इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। आज देखते हैं प्रमुख दर्रे, उसके बाद हम नदी तंत्र, झील एवं ताल जो परियोजनाओं की बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं हम प्रमुख दर्रे। चमोली तिब्बत और चीन के बीच स्थित दर्रे, दर्रे मतलब पास, ठीक है। तो एक तो है जो चमोली तिब्बत चीन के बीच में दर्रे हैं, बालचा दर्रा, माणा दर्रा, जिसको क्या कहा जाता है? डुंगरी ला, ला का मतलब दर्रा, किंगरी बिंगरी, चौथा है घाटरालिया, 5वां है कोई दर्रा, 6ठा है म्यूंडार, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन दर्रा, लमलंग दर्रा और चोरहोती दर्रा। देखो ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, तो ये सब आपको देख के याद करना पड़ेगा। और अगर आपको इन सब की जो भी मैं यहाँ पर वीडियो डालता हूँ इनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो है ये वीडियोस की जो PDF है आपको फ्री में दी जाएगी, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएँ। दूसरा जो हमारा दर्रा है वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित जो दर्रे हैं, ठीक है। अभी तक हमने बात की वो चमोली तिब्बत चीन के बीच स्थित दर्रे थे, उनके बीच जो पास होता है उन्हें दर्रा कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित दर्रे तो कौन सा है। एक तो है लातूधुरा, दूसरा है बाराहोती और तीसरा है मार्चयोक और चौथा है टोपीधुरा, ठीक है। तो ये है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे। अब है चमोली और उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रे, तो कौन सा है? कालिंदी दर्रा, जिसके बारे में हमने उत्तरकाशी जनपद के बारे में जब हमने पढ़ा था उसके टाइम पे भी इसको हमने देखा था कि उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कालिंदी दर्रा।
और चमोली और बागेश्वर के बीच जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है? सुंदर ढूंगा। तो ये हमने देखा चमोली जनपद के दर्रे। आगे हम बात करेंगे अब चमोली जनपद के नदी तंत्र से लेकर और यहाँ इसके प्रशासनिक ढांचे तक की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे, आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।